हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ डेली की तरह आपके लिए जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं क्लास नंबर अपनी 10 पर। अगर आपने हमारी पिछली 9 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, उसमें भी बेस्ट प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। बिना किसी देरी के हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है हमें सरोद, सारंगी, घटम या बीड़ा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है हमको, पंडित रामनारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक बने। इनकी शैली कौन सी थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली थी इनकी। 2005 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको 1991 में सम्मानित किया गया था और 1976 में इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमें टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी या गज़ल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गज़ल। दोस्तों, क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी ये गिरिजा देवी को कहा जाता है, गिरिजा देवी। अगले देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गज़ल किंग अथवा किंग ऑफ गज़ल के नाम से जाना जाता है। इनकी गायन शैली जो है शास्त्रीय, गज़ल, लोक संगीत एवं भक्ति संगीत थी। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते थे? ये हारमोनियम और पियानो बजाते थे। इनको पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरशंकर भट्टाचार्य डैश डैश के उस्ताद हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें सारंगी, संतूर, सितार या वायलिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सितार। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। अन्य प्रमुख सितार वादक कौन कौन से थे? उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन आदि। संतूर वादक देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा। सारंगी वादक देख लेते हैं हम, शकूर खान, पंडित रामनारायण। वायलिन वादक देख लेते हैं हम, MS गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अरशद अली खां ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमें डागर, नौहर, गौरी या खंडारवानी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खंडारवानी। आगे देखते हैं। ध्रुपद गायन शैली के 4 व्यापक शैलीगत रूप हैं। पहला गौरी या इसको गोहर भी कहते हैं, खंडार, नौहर और डागर। रुद्र वीणा के वादक कौन कौन से हैं? सुबीर मिश्रा, बंदे अली खान और जिया मोइनुद्दीन डागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस। हमारा इसका आंसर हो जाएगा चाइना। आगे देखते हैं कुछ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। USA के संविधान से क्या क्या लिया है हमने? तो देख लेते हैं। मूल अधिकार, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन दे रखा है हमें स्पेन, जापान, आयरलैंड या जर्मनी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से हमने DP
आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4 में है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिए हैं? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन जो है 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? तो ऑप्शन दे रखा है द्विसदन पद्धति, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया या मूल अधिकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। ये हमने USA के संविधान से लिए हैं। अब आगे देखते हैं, मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि द्विसदन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सही ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन दे रखा है फ्रांस, जापान, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जापान से क्या क्या लिया है हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया है हमने। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोतड़ा से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। कालीबंगा राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, से मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त अन्य साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं काली चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, 7 अग्निवेदिकाएँ और बेलनाकार मोहरें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका दैमाबाद। दैमाबाद वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में ये महाराष्ट्र में स्थित है और परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। और यह हड़प्पा का साउथ स्थल है, मतलब दक्षिणी स्थल है। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं फैक्ट आगे। दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि एक हड़प्पाई स्थल है, में रथ की मूर्ति पाई गई है। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, जौ, चावल या बाजरा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जौ। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट।
जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज था। वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव वर्तमान में संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि इन नवीनतम शोधों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कालपी। आगे देखते हैं कुछ। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से मानव बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागौर वर्तमान राजस्थान में स्थित है और यह मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, सांची, मुजीरिस या द्वारका। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड। उपरोक्त विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं और उनके खोजकर्ता कौन है और उनकी महत्वपूर्ण खोजें क्या क्या हुई हैं, मतलब क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। चंद्रोदड़ों की खोज जो है NG मजूमदार ने की थी और यहाँ से बकराकार ईंटें, लिपस्टिक और मनके मिले हैं। लोथल की खोज जो है SR राव के द्वारा की गई थी और यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी और शतरंज के खेल प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा की खोज SR बिष्ट और RS बिष्ट और JP जोशी के द्वारा की गई थी और यहाँ से खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? ऑप्शन दे रखे हैं हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल या अंतर्वेदी आग्नेय शैल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी आग्नेय शैल। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश डैश सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 7वां, 10वां, दूसरा या चौथा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7वां। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है जो हिंद महासागर को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यह हमारा बिल्कुल सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी को करते हैं होल्ड अभी। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके फैक्ट देख लेते हैं कुछ। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है तथा इसमें ओजोन गैस की एक परत भी मौजूद होती है। अगला पॉइंट, समताप मंडल में मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं तथा यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। इसी कारण समताप मंडल वायुयानों उड़ानों के लिए आदर्श परत मानी जाती है। यानी जितने ही वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला पॉइंट दे रखा है हमें, वन मृदा वह नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टदार होती है, यह हमारा सही है। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी हमारा सही है। हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही। आगे चलते हैं। वन्य मिट्टी हिमालय की घाटियों व भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटी के किनारों पर यह दोमट और सिल्टदार होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास आदि की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे चलते हैं और ऐसे ही बेहतरीन प्रीवियस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 18 घंटे, एक दिन 18 घंटे या 16 घंटे। हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक दिन। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान होती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड अर्थात एक दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह के उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। ऑप्शन दे रखे हैं 10 दिसंबर 2015 या 8 दिसंबर 2013, 2 दिसंबर 2011 या 5 दिसंबर 2012। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 2011 में। आगे चलते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अथवा संस्थान NBFC ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं MFI उन कंपनियों को कहा जाता है जो वंचित और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1949, 1950, 1948 या 1947। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1950। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें वस्तु एवं सेवा कर, संपत्ति कर, उपहार कर या पूंजीगत लाभ कर। हमारा इसका आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर हमारे आयकर, निगमित कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर हमारे कौन कौन से हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उत्पादन शुल्क तथा मनोरंजन शुल्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? ऑप्शन दे रखे हैं आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर या कॉल दर। हमारा इसका आंसर हो जाएगा आधार दर। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर निर्धारित करता है। जिस दर पर RBI अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। जिस दर पर RBI बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो दर के रूप में जाना जाता है। आधार दर वह दर है जिससे नीचे कोई बैंक उधार नहीं दे सकता, RBI द्वारा अनुमति दिए मामलों को छोड़कर। दोस्तों, इसमें कुछ बता देना चाहता हूँ मैं आपको। RBI एक्ट 1934 में आया था। जो इसका पहला हेडक्वार्टर था वह कोलकाता में था। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, उलट रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो दर, आधार दर, रेपो दर या कैश रेट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आधार दर। आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 3 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हुल ने दृश्य प्रकाश का विकिरण दाब मापकर किस समीकरण की पुष्टि की थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, P बराबर L/L, L/M, P बराबर F/A या P इज इक्वल U/C या P इज इक्वल C/N। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा P इज इक्वल U/C। आगे देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ। दृश्य प्रकाश का विकिरण दाब 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। पोलेराइडों का उपयोग मोटर कारों में रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, क्रिस्टलीय वायलेट, इयोसिन, एलिजरिन या सेफ्रेनिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इयोसिन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं आगे। इयोसिन ऊतकीय परीक्षण में कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तपेदिक, दाद, हैजा या कोविड-19। तो हमारा आंसर हो जाएगा दाद। कोविड-19 का ऐसे होता है, ये हमारा वायरस से होता है। आगे देखते हैं। दाद, गंजापन, एथलीट फुट आदि कवक जनित बीमारियां हैं। तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु जनित बीमारियां हैं। चिकन पॉक्स, HIV एड्स, मीजल्स आदि विषाणु जनित बीमारियां हैं। तपेदिक यानी TB रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लिए डेली जुड़ते रहें हमारे साथ।